गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्राइटेरिया फॉर एबनॉर्मल बिहेवियर के कुछ क्राइटेरिया समझाऊंगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको दो क्राइटेरियाज बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। असामान्य व्यवहार की कसौटियां, दो कसौटियों की बात करी थी। पहली कसौटी थी हमारी, थोड़ा सा रिवाइव कर दूं लास्ट क्लास को। पहली कसौटी हमारी स्टैटिस्टिकल फ्रीक्वेंसी कर बेस पर थी और दूसरी थी नॉर्म्स वायलेशन के बेस पर। सांख्यिकी आवृत्ति, सांख्यिकी बारंबारता, और साथ में हम लोगों ने दूसरा मॉडल जो समाज के मानकों का वायलेशन की बात की थी, अतिक्रमण की बात की थी, मानकों के अतिक्रमण की। आज के जो कुछ डिफरेंट मॉडल्स है, आज की क्लास में मैं 3 मॉडल्स और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मॉडल्स में सबसे पहला जो मॉडल है दैट इज नोन एज ए इंडिविजुअल डिस्ट्रेस। हम इनफैक्ट इन मॉडल्स के द्वारा क्या कर रहे हैं, हम असामान्य व्यवहार को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिविजुअल डिस्ट्रेस, ये व्यक्तिगत व्यथा, या मैंने तनाव शब्द लिखा है, व्यथा इज मोर एप्रोप्रिएट। इंडिविजुअल डिस्ट्रेस की कसौटी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि क्या व्यक्ति असामान्य, ये पता लगा सकते हैं कि क्या ये व्यक्ति सामान्य है या असामान्य। यदि किसी इंडिविजुअल का बिहेवियर ऐसा है जिससे उसे अधिक तकलीफ होती है, उससे परेशानी होती है, यातना उत्पन्न होती है, तो उसे असामान्य व्यवहार किया जाएगा, कहा जाएगा। द बिहेवियर विच से उससे पर्सन ट्रबलसम में आ जाए, थोड़ी परेशानी में आ जाए, दैट टाइप ऑफ बिहेवियर इज नोन एज एन एबनॉर्मल बिहेवियर। तो हम उस क्राइटेरिया के आधार पर हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये व्यक्ति असामान्य व्यवहार है। जैसे मैंने आपको लास्ट की क्लास में भी बात करी थी, उसमें कहने की कोशिश करी थी कि कोई भी एक मॉडल या एक टाइप ऑफ डेफिनेशन असामान्य व्यवहार को बहुत क्लैरिफाई नहीं कर पाता। क्यों? इसका रीजन है बच्चों, इसका रीजन बहुत स्पष्ट है, क्योंकि कोई असामान्यता और असामान्यता के बीच में एक लाइन नहीं है कि लाइन के इस तरफ वाले सामान्य कहलाएंगे, लाइन के इस तरफ वाले असामान्य कहलाएंगे। इट्स अ ब्रॉड कैटेगरी, बहुत ज्यादा स्पेस है। तो व्यक्ति सामान्यता से असामान्य की तरफ डेविएट करता रहता है। तो ऐसा कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है कि हम असामान्य का बिल्कुल विपरीत व्यवहार होगा उसे असामान्य कहेंगे। तो विपरीत तो कहते हैं, ठीक बात है, लेकिन इसका डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, ये थोड़ी सोचने वाली बात है। इंडिविजुअल डिस्ट्रेस की जहाँ तक बात की जाए, व्यक्तिगत व्यथाओं की बात की जाए, ऐसा व्यवहार जो व्यक्ति के अंदर तकलीफ और यातना उत्पन्न करता है, ऐसे व्यवहार को हम असामान्य व्यवहार कहेंगे। कुछ साइकोलॉजिकल टर्म्स हैं, जैसे जैसे क्लासेस पढ़ाऊंगा आपको मैं क्लैरिफाई करता जाऊंगा कि चिंता है, दुश्चिंता है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, विषाद है। अगर इन परेशानियों से व्यक्ति पीड़ित है तो उन्हें अधिक तकलीफ सहन करनी पड़ती है। अतः इनका जैसा भी व्यवहार प्रदर्शित किया जाएगा, जैसा रिस्पॉन्स होगा, उस स्टिमुलस मिलेगा। और क्योंकि ये चिंता में, विषाद में हैं, तो जैसा व्यवहार ये रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया करेंगे, और ऐसी प्रतिक्रियाएं निश्चित रूप से असामान्य व्यवहार कही जाएगी। यहां स्पष्ट कर दूं कि एंग्जाइटी की सिचुएशंस या डिप्रेशन, स्ट्रेस में है व्यक्ति, अब आपको मालूम है अच्छी तरह से, कोई चिंताजनक स्थिति में आया है, विषाद से आया है, स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट हुए हैं, घर में किसी की डेथ हो गई है, कुछ है, तो उसको अधिक तकलीफ होती है। तो उस समय वो जो है वैसा व्यवहार प्रदर्शित करता है, वह असामान्य व्यवहार होता है। हमने जो दो पहले क्राइटेरियाज पढ़े हैं, उन दोनों क्राइटेरियाज स्टैटिस्टिकल फ्रीक्वेंसीज के बेस पर या वायलेशन ऑफ नॉर्म्स के बेस पर हम असामान्य व्यवहार को समझने की कोशिश की थी। दिस पर्टिकुलर मॉडल इज क्वाइट लिबरल, ये थोड़ा उदारवादी है।
क्यों? क्योंकि इसमें इंडिविजुअल अपने असामान्यता और सामान्यता की परख स्वयं करता है. The individual himself or herself determines whether he or she is behaving normal or abnormal. So the decidation factor is the individual himself or herself, not an expert. कोई समाज का विशेषज्ञ नहीं होता. इनफैक्ट जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनको पहचान करने के लिए, उनकी पहचान कौन करेगा? उनकी पहचान व्यक्ति स्वयं डिटरमाइन करता है कि उसका व्यवहार सही नहीं है और इसलिए उसको हम असामान्य माइल्ड मेंटल डिसऑर्डर्स की बात कर रहा हूँ, जिन जिन जो कम गंभीर होते हैं, सीवियर नहीं होते. सो अगर ऐसे आधार पर वो व्यक्ति खुद जजमेंट करे कि उसे अधिक तकलीफ सहन करनी पड़ रही है, अधिक यातना सहन करनी पड़ रही है, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशंस या एंजाइटी के कारण हो रहा है, ऐसा स्ट्रेस के कारण हो रहा है, तो डेफिनेटली वो पर्सन असामान्य व्यवहार के अंदर कंसीडर किया जा सकता है. अगेन देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ दिस मॉडल ऑल्सो. मैंने आपको पहले भी जैसे बताया कि कोई भी एक सिंगल मॉडल ऐसा नहीं है जो असामान्य व्यवहार को अच्छी तरह समझा पाए. तो यहाँ एक बात बहुत क्लैरिफाइड है, इस पर्टिकुलरली मॉडल की, इंडिविजुअल डिस्ट्रेस मॉडल की भी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं. वो लिमिटेशन में अगर समझने की कोशिश करें, कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स ऐसे भी होते हैं जिसमें व्यक्ति चिंता, व्यथा या यातना महसूस नहीं करता. क्या ऐसे व्यवहार भी असामान्य होंगे? जैसे एग्जाम्पल के लिए कुछ मनोविकारी रूप से तरह तरह के समाज विरोधी व्यवहार तो करते हैं, एंटी सोशल बिहेवियर करते हैं, लेकिन उनको कोई चिंता नहीं होती, न कोई दोष भाव, न कोई गिल्ट फीलिंग. तो ऐसे व्यवहार को हम असामान्य नहीं कहेंगे. डेफिनेटली वह व्यवहार भी असामान्य कहलाएंगे. जहां तक जजमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स की बात है, सो कैसे जजमेंट किया जाए इसके बारे में कुछ क्राइटेरियाज और बताए गए कि अच्छा मानसिक स्वास्थ्य इसकी पहचान कैसे की जाए. सो जब भी हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो इट्स नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ द डिजीज, इट इज अ कंप्लीट वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल. खाली किसी शारीरिक रोग की से बचा हुआ है तो अच्छा स्वस्थ व्यक्ति, ऐसा नहीं है. मानसिक स्वास्थ्य की जहाँ तक बात की जाए, वो मानसिक स्वास्थ्य के कुछ क्राइटेरियाज हैं. जहोदा ने कुछ 6 क्राइटेरियाज बताए थे, उनकी थोड़ी चर्चा कर लूं. कि एक तो रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस, तनाव से कैसे उससे अपने आप को रोक पाए, या तनाव उसके पास आ गया तो उससे डील करने के पास उसके पास कोई स्ट्रेटजी है नहीं, या ऐसी कोई तकनीक उसके पास विद्यमान है, उसकी कोई तरीका उसके पास, उसको मालूम है कि एंजाइटी, डिप्रेशन और तनाव, इनसे कैसे बचा जा सके. तो रेजिस्टेंसेस टू स्ट्रेस, डिप्रेशंस और से एंजाइटीज, ये व्यक्ति के पास है, इसका मतलब उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी, अगर नहीं है तो उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है. फिर दूसरा एक क्राइटेरिया है, व्यक्ति हमेशा उन्नति चाहता है, ग्रोथ, डेवलपमेंट और से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. जब हमने फर्स्ट ईयर की क्लास में पढ़ा था मैस्लो का एक मॉडल, मोटिवेशन की लास्ट स्टेज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, स्व आत्मीकरण. सो व्यक्ति के अंदर उन्नति का भाव हो, वो एक्सपीरियंस करे कि पर्सनल ग्रोथ हो रही है, एंड बिकमिंग एवरीथिंग वन इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग. डेवलपमेंट की बात करे, विकास करे कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ और मैं ऐसे स्वयं की कैपेसिटीज का यूटिलाइजेशन कर सकता हूँ. अगर ऐसी सोच है, ऐसा वो कर रहा है, इसका मतलब उसका मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा है. फिर तीसरा एक जो क्राइटेरिया जहोदा ने बताया था, हाई सेल्फ एस्टीम एंड स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आइडेंटिटी. मतलब
आत्मसम्मान बहुत हो, स्वयं का सम्मान करना, और स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब ये हुआ कि व्यक्ति स्वयं को पहचान सके, सेल्फ रेस्पेक्ट हो, पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट हो। अगर ये बातें हैं उसके अंदर, हाई सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रेस्पेक्ट, पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो उसको हम कह सकते हैं इसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है। अगर ये कमी पाई जाती है तो हम उसको, क्योंकि जब इंडिविजुअल डिस्ट्रेस मॉडल की बात की जाती है तो बहुत स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि व्यक्ति स्वयं अपनी पहचानता है कि भाई मुझे तकलीफ है या नहीं है। तो अगर ये चीजें हैं तो इसका मतलब उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है, वो सामान्य व्यक्ति है। एक अन्य क्राइटेरिया जिसको बताया गया, स्वायत्ता, स्वतंत्र रहना, सेल्फ रिलायंट रहना, और अपने पर्सनल डिसीजंस खुद कर पाना, डिसीजंस में पार्टिसिपेट करना और खुद डिसीजंस करना। अगर ये चीजें हैं, ऑटोनॉमी है, ऑटोनॉमी बीइंग इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट and being able to make personal decisions, if these traits are available in any individual, he is considered as a normal person. And if these autonomy is not available, the person cannot take the decision, then definitely he or she will be considered as having an abnormal behavior. Then another criteria, accurate perception of reality. So a person should have an objective and realistic view of the world. वास्तविकता को जान सके, समझ सके कि वास्तविकता क्या है, प्रत्यक्ष कर सके, प्रत्यक्षण कर सके वास्तविकता का। वो दुनिया के बारे में, वर्ल्ड के बारे में बता सके कि हाँ, ऑब्जेक्टिव अप्रोच के साथ, रियलिस्टिक व्यू पॉइंट के साथ, कि वास्तविकता में हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है। अगर वो ये समझ लेता है, इसका मतलब ये हुआ कि वह व्यक्ति पूरी तरह से नॉर्मल है। अब थोड़ा सा एक बात करना चाहता हूं। इस मेथड की भी अपनी लिमिटेशन से मैंने आपको बताई कि क्या कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स, मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें व्यक्ति टेंशन्स और स्ट्रेस और एंजाइटी, डिप्रेशंस आदि को फील नहीं करता। तो क्या ऐसे व्यक्ति भी असामान्य है? एक लिमिटेशन, ये ब्रॉडर टर्म है, काफी ब्रॉडर है। ये जो मॉडल है बड़ा ब्रॉडर है, इंडिविजुअल अप्रोच तो रखता है लेकिन बड़ा ब्रॉड है कि मानसिक स्वास्थ्य के जितने क्राइटेरियाज हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मीट ऑल दीज क्राइटेरियाज। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो सारे, जो मैंने अभी जाओदा के जो 6 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी अच्छी मेंटल हेल्थ के बारे में, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल कर सके। वेरी फ्यू पीपल वुड बी एबल टू डू सो, एंड दिस सजेस्ट दैट वेरी फ्यू पीपल आर साइकोलॉजिकली हेल्दी। और इसका मतलब ये हुआ कि वेरी फ्यू पीपल्स आर साइकोलॉजिकली हेल्दी, इसका मतलब वेरी फ्यू पीपल्स आर नॉर्मल, which is not correct. Also, this model is having some sort of a cultural relativism. These ideas are culture bound, based on a Western idea of ideal mental health, and should not be used to judge other cultures. ये भी एक इसकी लिमिटेशन है कि ये जो मॉडल है, ये अब ये जो क्राइटेरियाज बताए मेंटल हेल्थ के, दीज आर सॉर्ट ऑफ अ वेस्टर्न क्राइटेरियाज। हमारे यहाँ तो व्यक्तिगत तनाव वगैरह से डील करने के लिए स्पिरिचुअल तरीके यूज किए जाते हैं, और स्पिरिचुअलिटी इफ एस्पेक्ट इज देयर, देन देयर विल बी नो एब्नॉर्मलिटी। सो ये मॉडल भी पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं कहा जा सकता। एक मॉडल है जिसको हम इनएफिशिएंसी की बात करते हैं। किसी अयोग्यता के कारण अगर कोई कार्य करने में असमर्थ होता है तो ऐसे व्यवहार को हम असामान्य व्यवहार, अयोग्यता की बात की गई है, अयोग्यता, इनएफिशिएंसी। कोई लक्ष्य डिसाइड किया है, गोल डिसाइड किया है, और आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, उस कारण से आप
उस गोल को प्राप्त नहीं कर पाए, ये मॉडल ये बताता है कि ऐसे व्यक्ति कोई लक्ष्य को अगर प्राप्त नहीं कर पाते, किसके कारण? अयोग्यता के कारण। वो असमर्थ है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ऐसे व्यक्ति को असामान्य कहा जाएगा। सो इसके डेफिनेशन के हिसाब से तो बहुत सारी बातें हैं, अभी बात करूंगा मैं आपको। बेसिकली डिसफंक्शन की बात की गई है या दुष्क्रिया की बात की गई है। जैसे एग्जाम्पल के लिए किसी पर्सन कोई मैरीन इंजीनियरिंग में काम कर रहा है, लेकिन पानी के जहाज में जाने से भी डरता है, इतना डरता है कि वो प्रमोशंस को भी छोड़ देता है। जैसे जैसे यदि कोई व्यक्ति अच्छा तैरना जानता है और वो पानी में जाने से काफी डरता है, तो ऐसे प्रकार के व्यवहार को डिसफंक्शन बिहेवियर कहा जाएगा। और ऐसा दुष्क्रियात्मक व्यवहार है वह हमारा असामान्य व्यवहार कहलाता है। सो यहाँ एक बात बहुत स्पष्ट है कि अयोग्यता के कारण कोई कार्य नहीं कर पाना असामान्यता है। अब इस मेथड की भी, इस मॉडल की भी अपनी लिमिटेशन है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं कि एक व्यक्ति कुछ व्यवहार के लिए तो कसौटी सही बैठ सकती है, लेकिन सभी प्रकार के व्यवहार के लिए कसौटी बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसे सेना में किसी को भर्ती होना है, उसने रिटन एग्जामिनेशन पास कर लिया, लेकिन अगर उसके अंदर उसका लक्ष्य था कि वो सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करे, लेकिन अगर उस लक्ष्य को प्राप्त करने में ऊंचाई, उसकी जो हाइट है वो कहीं रूढ़ा बन रही है कि उसकी निश्चित ऊंचाई नहीं है, तो सेना में भर्ती नहीं हो पाएगा। बहुत स्पष्ट रूप से बात कह दूं यहाँ पर कि सेना में भर्ती के लिए निश्चित ऊंचाई का न होना उसकी अयोग्यता हो गई। तो इसके आधार पर तो व्यक्ति असामान्य व्यक्ति है, जबकि ऐसा नहीं है। कोई एक या दो क्राइटेरिया के आधार पर हम लोग असामान्यता को डिफाइन न करें, ये इस अपनी लिमिटेशन है। एक और बात बताना चाह रहा हूं, अप्रत्याशित व्यवहार किया जाए, अप्रत्याशित, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर। डेविसन और नील ने तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर माना। आपको मालूम है कि उद्दीपक के प्रति, हर उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया की जाती है और उसे ही व्यवहार कहते हैं। एवरी स्टिमुलस के पीछे रिस्पॉन्स किया जाता है, एक्शंस रिएक्शंस किए जाते हैं, उसे हम बिहेवियर कहते हैं। अगर उद्दीपक के प्रति अप्रत्याशित, अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स हो रहा है तो उसे वह असामान्यता की कैटेगरी में कहा जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए एक व्यक्ति है जिसकी आर्थिक संपन्नता है, बहुत पैसे वाला है, उसके बाद भी वो अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में चिंतित रहता है और ये चिंता सामान्य से अधिक बढ़ जाती है। उस व्यक्ति में चिंता संबंधी रोग हो जाते हैं। तो क्या यह अप्रत्याशित व्यवहार के प्रति प्रतिक्रिया हुई उसकी? तो इस मेथड की भी अपनी सीमा है। एग्जाम्पल, अब आपने कोई ऐसी चीज देख ली, रास्ते में आ रहे थे, आपको अचानक सांप दिख गया। अब वो सांप के प्रति आप अप्रत्याशित हो, थोड़े से मतलब बेचैन हो गए, परेशान हो गए, तो ये आपने अप्रत्याशित प्रतिक्रियाएं शुरू कर दी करनी, एकदम फास्ट चलने लग गए। दिमाग में क्यों ही चल रहा है कि सांप कहीं काट नहीं लिया, ऐसा है, सांप काट लेता तो क्या होता। तो अप्रत्याशित व्यवहार करना शुरू कर दिया, सांप को देखकर आप एकदम चिल्ला उठे। ओके, ये भी अप्रत्याशित व्यवहार है। तो क्या इसे हम असामान्यता श्रेणी में रखेंगे? नहीं, यह असामान्य व्यवहार के अंदर कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। तो इस मेथड की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। ओवरऑल सारे हमने जो अभी मॉडल्स देखे हैं, उन मॉडल्स के बारे में पढ़ा तो उसमें कुछ चीजें क्लैरिफाई हुई।
कि असामान्य को डिफाइन करने के लिए सारे मॉडल्स को एक साथ में इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है। ऐसा व्यवहार असामान्य व्यवहार कहलाएगा जो सामाजिक मानकों से अलग हो, पृथक हो, जो स्वयं को व्यथा में डालते, तकलीफ में डालते, जिसके कारण समायोजन में कठिनाई हो, जो समूह एवं समाज के लिए, देश के लिए समस्या या संकट उत्पन्न करे। अगर ऐसा व्यवहार व्यक्ति के द्वारा किया जाए तो उसे असामान्य व्यवहार कहा जा सकता है। कल की क्लास में मैं असामान्य व्यवहार की कुछ विशेषताओं के बारे में बात करूंगा। एक छोटा सा प्रश्न है, उस प्रश्न पे थिंक करना कि ये व्यक्ति असामान्य है या नहीं है, और किस मॉडल के बेस पे आपने इसको डिफाइन किया है कि यह असामान्य कहलाएगा। एक 30 वर्ष का व्यक्ति है, बिजनेसमैन है, अपना काम अपने तरीके से कर रहा है, लेकिन कुछ समय से वो बहुत परेशान है, चिंतित है। कोरोना के कारण उसका बिजनेस नहीं चल पा रहा है। अभी क्या हुआ कि एग्जैक्टली उसकी ग्रैंड मदर की डेथ हो गई और उसके वो फ्यूनरल में गया, और जब शोक सभा चली थी वो जोर जोर से हंसने लगा। तो मुझे ये पता लगाना है कि क्या ये व्यक्ति का व्यवहार असामान्य व्यवहार है या नहीं है, और किस क्राइटेरिया के बेस पर उसे असामान्य कहेंगे। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि ये मैंने प्रश्न आपके सामने इसलिए रखा ताकि मैं असामान्य व्यवहार को बहुत अच्छी तरीके से समझा पाऊं। तो बहुत स्पष्ट बात है कि सामाजिक मानकों के आधार पर तो उस व्यक्ति का शोक सभा में हंसना असामान्यता को प्रदर्शित करता है, क्योंकि उसने जो सामाजिक मानक बने हुए थे कि भाई किसी की डेथ के फ्यूनरल के समय हंसना नहीं चाहिए, ये एक समस्या है, उसे असामान्य कह सकते हैं। लेकिन अगेन ये व्यवहार है, ये परिस्थिति जन्य व्यवहार है। ओके, तो असामान्य किसे कहेंगे हम लोग, इसको समझने के लिए 3 क्राइटेरियाज बड़े इंपॉर्टेंट है जो आप अच्छी तरह से समझ लें, चाहे तो आप नोट कर लें। फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन। अगर ऐसे असामान्यता प्रदर्शित करनी है, वो कितनी बार कर रहा है, ओके, उसकी तीव्रता कितनी है और कितने समय तक कर रहा है। अगर ये एक समय भी कोई फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कितनी बार, कितने समय तक, कितने ड्यूरेशन के लिए कर रहा है, ऐसे अगर वो तीनों चीजें अगर ज्यादा है तो हम उसे असामान्य कह सकते हैं। तीनों में से अगर कोई 2 बातें भी ज्यादा है तो भी उसे हम असामान्यता की तरफ रख सकते हैं, लेकिन वो टाइम बिंग ठीक हो जाएगा। कौन सी कैटेगरी ज्यादा है उस पर डिपेंड करेगा। यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से कि फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ऑफ द नॉर्मल सोशल नॉर्म से हटके करना, तकलीफ में डालने वाला करना, समस्या पैदा करने वाला बिहेवियर करना, ओके, अनएक्सपेक्टेड कसूर वाला व्यवहार कर लेना, या इनकैपेबिलिटी फील करना अगर बार बार ऐसा लगता है कि इनकैपेबल है। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ जिससे बहुत क्लैरिफाई होगा। हम रात को सोते हैं, कई बार सोने के बाद ऐसा लग जाता है कि हमने घर का दरवाजा अंदर से बोल्ट किया है, नहीं किया। ओके, कभी कभी ये थॉट आ जाती है तो दैट्स ओके, इट्स अ नॉर्मल क्राइटेरिया, नॉर्मल थॉट है। लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसीज बार बार हो रही है, ओके, और लंबे समय से आप पिछले 5-6 महीने से परेशान हो रहे हैं इस बात को लेकर, तो डेफिनेटली यू विल बी कंसीडर्ड एज एन एबनॉर्मल पेशेंट, और एबनॉर्मल बिहेवियर आप प्रोड्यूस करने वाले माने जाएंगे। बच्चों, मैंने डिफरेंट तरीके से एबनॉर्मल बिहेवियर को समझाने की कोशिश करी है,
कि थोड़ा सा कैटेगराइजेशन करूंगा मैं असामान्यता और थोड़ी सी विशेषताएं बताने के बाद मैं आप लोगों को सामान्यता और असामान्यता के बीच में अंतर को बहुत स्पष्ट करने वाला हूं, क्योंकि कोई ये यार्डस्टिक नहीं है कि सामान्य और असामान्य के बीच में कोई लाइन बनी हुई है कि इसके इधर होगा तो सामान्य, इसके इधर होगा तो असामान्य। उसके बाद कुछ एबनॉर्मल साइकोलॉजी की रिलेटेड टर्म्स हैं, उनकी भी चर्चा करूंगा। साइकेट्रिस्ट कौन होते हैं, साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं, थेरेपिस्ट कौन होते हैं, थेरेपीज क्या होती है, इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। सो आज की क्लास के लिए बच्चों इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।